स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोपोर्शन। रेशियो का जो हम लोगों को बेसिक सीखना था वो हम लोगों ने सीख लिया पहले के 2 क्लासेस में। आज से हम लोग प्रोपोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक रेशियो का बेसिक्स नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लेना और वहाँ से देख लेना कि रेशियो का बेसिक्स क्या होता है, जो हम लोगों ने पहले ही कवर अप कर लिया है। आज हम लोग प्रोपोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रोपोर्शन एक्चुअली होता क्या है, पहले ये समझते हैं। प्रोपोर्शन का सीधा सरल अर्थ ये है, जब 2 रेशियो एक दूसरे के बराबर वैल्यू रखते हैं उनको हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 कहा जा सकता है। 1/2 2/4 के बराबर होगा, मतलब 1:2 विल बी इक्वल्स टू 2:4। ये दोनों बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, 2 को 1 से काटो, 2 को 2 से काटो 1 बार में और 4 को भी 2 से काटो 2 बार में, तो उसका जो 2/4 था इसका वैल्यू एक्चुअली 1/2 ही था, जो कि 1/2 के बराबर ही होता है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि 1:2 जो है वो 2:4 के बराबर है, मतलब ये रेशियो दूसरे रेशियो के बराबर है। जब 2 रेशियो एक दूसरे के बराबर वैल्यू रखते हैं, बराबर कीमत रखते हैं, तो उनको हम लोग प्रोपोर्शन कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन कुछ टाइप्स भी होते हैं प्रोपोर्शन के। पहले आप लोग प्रोपोर्शन समझ लीजिए, फिर प्रोपोर्शन के 1-2 सम्स कर लेते हैं। उसके बाद आपको टाइप्स भी बताता हूँ कि प्रोपोर्शन के क्या टाइप्स होते हैं और उनको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोपोर्शन का मतलब ये जान के रखिए, जब 2 रेशियो एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उनको हम लोग कह सकते हैं प्रोपोर्शन में है वो, मतलब दोनों का वैल्यू जो है वो बराबर है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि जो डिजिट, जो संख्या है वो देखने में सेम ना हो, पर फिर भी वो प्रोपोर्शन हो सकता है। जैसे यहाँ पे 1/2 था और यहाँ 2/4 था, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 था और यहाँ पे डिनोमिनेटर में संख्या जो था वो 4 था, यानी कि 4 था, जो कि 2 और 4 तो बराबर देखने में नहीं होता है। परंतु जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको लोएस्ट टर्म में लाएंगे, इस रेशियो को जो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसको जब आप लोएस्ट टर्म में लाएंगे तो इसका वैल्यू भी 1/2 ही आएगा, यानी कि ये दोनों बराबर है। आपको एक्चुअली करना क्या होता है, जो भी रेशियोज दिए हैं उसको आप लोएस्ट टर्म में लाओ। लोएस्ट टर्म में लाने के बाद एक्चुअली हम लोग वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद ही हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 2/4 का हम लोग 1/2 बना सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे 1/2 के बराबर होता है, मतलब ये एक प्रोपोर्शन था। ये तो एक एग्जांपल था आप लोगों को समझाने के लिए। अभी कुछ सम्स करेंगे तो आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सम्स। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे दिया हुआ है चेक वेदर दे आर इन प्रोपोर्शन। यहाँ पे 2 सवाल दिए गए हैं, आपको इसको चेक करके बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो इसको चेक किस प्रकार से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पहला सवाल में देखिएगा, यहाँ पे दिया 3:9। क्या दिया है? 3:9। ये एक रेशियो आपको दिख रहा है 3:9। उसके बाद ये जो 4 डॉट्स हैं, यानी कि डबल रेशियो वाले जो सिंबल है, ये इसको हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। उसके बाद दिया है 5:15। 5:15 ये आपका दूसरा रेशियो। ये प्रोपोर्शन जो रहता है इसके लिए हम लोग बीच में हमेशा इस्तेमाल करते हैं इक्वल्स टू। क्या यूज करते हैं? इक्वल्स टू। प्रोपोर्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इक्वल्स टू जब इस्तेमाल करेंगे तभी तो हम लोग चेक कर पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों रेशियो बराबर है, तभी तो हम लोग कह पाएंगे कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो पहला जो प्रोपोर्शन आपको दिया है, पहला रेशियो जो दिया है वो 3/9 दिया है। दूसरा रेशियो जो दिया है वो आपको दिया है 5/15, यानी कि 5:15। अब यहाँ पे ना 3 5 के बराबर है, ना 9 15 के बराबर है। मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शन में चेक करने के लिए आपको इसको लोएस्ट टर्म यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना पड़ेगा। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 3/9, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर 3 होगा, तो 3 से कटेगा 1 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में। और यहाँ 5/15, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 5 है, 5 से 1 बार में, 5 से 3 बार में। क्या आंसर आया? 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3, मतलब बोथ साइड आपका रेशियो हो रहा है 1:3 इज इक्वल्स टू 1:3। बोथ जो दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बोथ साइड आपका क्या हो गया? इक्वल हो गया, मतलब दोनों रेशियो बराबर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में है। अब दूसरा सवाल जो दिया गया है उसको भी एक बार सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं क्या ये भी प्रोपोर्शन में है या नहीं है। जिस प्रकार से ये प्रोपोर्शन में था उसी तरह से सेम हम लोग सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे वेदर इट इज इन प्रोपोर्शन और नॉट। ओके, आइए 1:7 है, मतलब 1/7। ये जो प्रोपोर्शन का सिंबल है यानी कि जो 4 डॉट्स है
उसके लिए हम लोग इक्वल्स टू यूज़ करेंगे, और इस रेशियो के लिए 4/14। यहाँ पे 1 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये कट नहीं सकता, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता। इन दोनों में कॉमन फैक्टर है तो इसको काटते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। 4 को काटेंगे 2 से 2 बार में, 14 को काटेंगे 2 से 7 बार में। क्या आ रहा है यहाँ पे आपका, इधर आया 1:7, इधर आया 2:7। क्या 1:7 और 2:7 डिनोमिनेटर्स तो बोथ साइड सेम है पर न्यूमरेटर सेम नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बावजूद, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लिए फिर भी न्यूमरेटर सेम नहीं आ रहा जबकि डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ये बोथ रेशियोज जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है ये दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉट इन प्रोपोर्शन, नॉट इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। यहाँ पे दोनों रेशियो जो आपको दिए गए हैं प्रश्न में वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, दे आर अनइक्वल, सो दे विल बी नॉट इन द प्रोपोर्शन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस सिंपल टॉपिक। आप लोगों को इस जो सरल सवाल था बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग टाइप्स पे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आ गया हो, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, रिप्ले करना और वापस से समझने का कोशिश करना। उसके बावजूद भी ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना, मैं आप लोगों को अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, अभी टाइप्स पे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने जा रहे हैं पहला टाइप जो प्रोपोर्शन का है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन एक्चुअली होता क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन का एक बेसिक सा रूल होता है, एक फॉर्मूला मान के चलिए आप लोग, उसको याद रखिएगा। थर्ड प्रोपोर्शन में याद रखिएगा, थर्ड है तो मतलब इस थर्ड का मतलब ये होता है 3। 3 के लिए आपको क्या एजम्पशन लेके चलना होगा, A, B, C। क्या एजम्पशन लेके चलना होगा, A, B, C। थर्ड प्रोपोर्शन में 3 टर्म्स आपको, 3 अलग अलग टर्म्स आपको चाहिए होंगे। और ये प्रोपोर्शन में किस प्रकार से शो किए जाते हैं, A/B इज इक्वल्स टू B/C, A/B इज इक्वल्स टू B/C। इस तरह से हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन को शो कर सकते हैं। जो पहला टर्म रहता है वो एक बार न्यूमरेटर बन जाता है, जो मिडिल टर्म होता है वो क्या होता है एक्चुअली, वो इधर डिनोमिनेटर बनेगा, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर भी बनेगा, और लास्ट टर्म जो रहता है वो लास्ट में डिनोमिनेटर बनता है। यही होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये फॉर्मूला को आप लोग समझ लेंगे तो उसके बाद हम लोग सम्स को कर सकते हैं। आइए, जो यहाँ पे सम्स दिया गया है, यहाँ पे दिया है 3, 6 और आपका तीसरा जो टर्म है वो है ही नहीं, यहाँ पे तीसरा कोई टर्म नहीं दिया गया है, तो उसको क्या मानेंगे हम लोग, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। तो इससे होगा क्या, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c यानी कि थर्ड टर्म को हम लोग x मान के चल रहे हैं, तो होता है A/B इज इक्वल्स टू B/C। हो गया। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले अगर इन दोनों को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लेते हैं। 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, क्या आया 1/2 इक्वल्स टू 6/x, ये आ रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 6 होता है 12 और 1 × x होता है x, तो x का वैल्यू क्या है 12, यानी कि यहाँ पे थर्ड जो आपका तीसरा प्रोपोर्शन था, जो तीसरा टर्म था वो होगा थर्ड प्रोपोर्शन 3, 6 और तीसरा टर्म आपका 12। तब आपका इस हिसाब से ये थर्ड प्रोपोर्शन बन जाएगा, 3, 6 और ये तीसरा टर्म आपका जो मिसिंग था वो था 12। ये होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। अब उसी प्रकार से यहाँ भी तीसरा टर्म नहीं पता, x मान के चलते हैं, 1/5 इज इक्वल्स टू 5/x, ठीक है। A/B, A/B, B/C, B/C। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या करना होगा, 5 × 5 25, 1 × x इज इक्वल्स टू x, यानी कि थर्ड टर्म क्या होगा हम लोग का जो मिसिंग है वो होगा 25, यानी कि हम लोग का थर्ड प्रोपोर्शन ऑल टोटल बना गया 1, 5 और 25। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन का नियम ही यही होता है कि उसमें ऐसे 3-3 नंबर्स होते हैं, 3-3 टर्म्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने जा रहे हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन करने जा रहे हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, देखिएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन का नियम एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे 4 टर्म चाहिए होते हैं, A, B, C एंड D। कितने चाहिए होते हैं, 4। फोर्थ से ही आपको समझ में आ जा रहा है 4 यहाँ पे आपको टर्म्स चाहिए। तो इसका रूल क्या होता है, पहला टर्म बाई दूसरा टर्म, तीसरा बाई
चौथा टर्म यानी कि c/d, a/b इज इक्वल्स टू c/d, पहला डिवाइड बाय दूसरा टर्म, तीसरा टर्म डिवाइड बाय चौथा टर्म। ये आपका रूल होता है, मेथड होता है, फॉर्मूला जो भी आप कह सकते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन का। तो यहाँ पे आप सारे सवाल में देखेंगे आपको 3 टर्म दिए गए हैं, चौथा टर्म ही मिसिंग है। चौथा टर्म को हम लोग क्या मान के चलेंगे, अगेन x मान के चलेंगे, जैसे थर्ड प्रोपोर्शन में मान के चलते थे। फिर आगे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1/2 यानी कि फर्स्ट टर्म बाय सेकंड टर्म यानी कि a/b देन c/d। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे वहाँ पे हुआ था थर्ड प्रोपोर्शन में, 2 4 जा 8, x × 1 इज इक्वल्स टू x, तो x यानी कि 8 यानी कि चौथा जो आपका टर्म रहेगा वो 8 होगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन आपका फोर्थ प्रोपोर्शन बना क्या है यहाँ पे 1 2 4 एंड 8, आंसर क्या है 8 है आपका आंसर। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे सेकंड नंबर में भी करेंगे, तो सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा 3/5 यानी कि a/b इज इक्वल्स टू c/d, d है ही नहीं, d को x मान के चलेंगे, यहाँ पे x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 × x होगा 3x एंड 5 × 6 होगा 30 ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। अलजेब्रा मैंने आप लोगों को कराया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो अच्छी बात है। जब यहाँ अलजेब्रा और न्यूमेरिकल्स के बीच में कोई सिंबल मेंशन नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, और मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है डिवीजन। तो ये 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है तो वो न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 से डिवाइड होगा तो 1 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स है, तो x का वैल्यू क्या है 10, चौथा मिसिंग प्रोपोर्शन क्या है 10, 10 आपका आंसर है। तो प्रोपोर्शन क्या बनेगा, प्रोपोर्शन आपका बनेगा 3 5 6 एंड 10, ये हुआ आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन समझ में आ गया, फोर्थ प्रोपोर्शन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है वो करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग करने जा रहे हैं फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन कैसे होगा, मीन प्रोपोर्शन भी एक्चुअली उसी प्रकार से होता है जैसे थर्ड प्रोपोर्शन था हम लोग का, a/b इज इक्वल्स टू b/c। यहाँ पे भी 3 ही टर्म होते हैं, कितने होते हैं 3 होते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है मीन और थर्ड में डिफरेंस, थर्ड में हमेशा हम लोग को तीसरा टर्म आखिरी टर्म ढूंढना होता है, हालांकि मीन प्रोपोर्शन में आपको मिडिल टर्म बीच वाला टर्म ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है, बीच वाला। हम लोग पहले क्या करते थे, जैसे 1 और 9 दिया है तो हम लोग क्या मान के चलते थे, 1 पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म b है और तीसरा टर्म c ही मिसिंग है। वो थर्ड प्रोपोर्शन में होता था। थर्ड प्रोपोर्शन में हम लोग का तीसरा टर्म निकालना होता था। मीन प्रोपोर्शन में हम लोग को b निकालना है एक्चुअली, मिडिल टर्म यानी कि ये वाला पार्ट निकालना है जो कि मिसिंग है। तो यहाँ पे हम लोग इसको a मान लेंगे और इसको c मान लेंगे। b हम लोग को निकालना है तो इसको क्या करेंगे, a/b, b नहीं पता उसको x मान के चलेंगे। फिर होता है b/c, b फिर से नहीं पता है x मान के चल रहे हैं, और 9। एक्चुअली कहने का मतलब ये हुआ, आपको मिडिल वाला निकालना है, b के जगह पे x लेके चलेंगे तो मीन प्रोपोर्शन निकलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई x × x होता है x² और 1 × 9 होता है 9। स्क्वायर का उल्टा आप जान के रखिए बच्चों, रूट होता है। क्या होता है, रूट। फिर आप रूट करेंगे 9 का जब रूट होगा तो 9 का रूट क्या होगा 3। स्क्वायर रूट चैप्टर में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि रूट किस प्रकार से निकाला जाता है। फिर आइए इधर आ जाते हैं, यहाँ पे भी हम लोग को मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब a/b इज इक्वल्स टू b/c, 5/25 इज इक्वल्स टू x/125। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, 5 × 125 इज इक्वल्स टू 625 एंड x × x इज इक्वल्स टू x²। क्या होगा x², स्क्वायर का उल्टा होता है रूट 625। रूट 625 कैसे निकालेंगे, सेम उसी मेथड से जो मैंने आप लोग को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में सिखाया था। 625 का रूट होता है 25, तो यानी कि x का वैल्यू क्या हुआ 25, यानी कि मीन प्रोपोर्शन होगा 5 और 125 का 25 और 1 और 9 का होगा 3। तो इस प्रकार से हम लोग मीन प्रोपोर्शन भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का रेशियो का बेसिक्स पहले 2 क्लासेस में हो गया और प्रोपोर्शन का भी बेसिक्स आज हम लोगों ने सीख लिया। प्रोपोर्शन हम लोग किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन के क्या टाइप्स होते हैं और उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है और उनके मेथड्स और फॉर्मूला क्या होता है, वो सब हम लोगों ने आज सीख लिया। तो प्रोपोर्शन क्या होता है उसका बेसिक कंप्लीट, तो ये चैप्टर का बेसिक जो था यहीं पे कंप्लीट होता है। जब इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट होगा तो वापस इस चैप्टर को हम लोग दोबारा करेंगे। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, हालांकि आप लोगों के बहुत सारे पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं, कुछ पेपर्स और बचे हैं, कुछ साइंस वालों बच्चों के और कुछ कॉमर्स बच्चों के बचे हैं, और सिर्फ 2 ही कॉमन पेपर बचा है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, मैं ICSE के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, जिनका एग्ज़ाम अभी चल रहा है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। आप लोगों का आई होप बाकी के एग्ज़ाम अच्छे ही गए होंगे
और आगे आने वाले एग्जाम भी अच्छे ही जाएंगे। पेपर भी आप लोग का बहुत अच्छा ही आ रहा है, इजी है, मॉडरेट है, कोई हार्ड नहीं है। अगर आप लोगों ने साल भर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा पेपर कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी ही सिंपल है। बस थोड़ा बहुत ट्रिक है जो कि आसानी से बच्चे लोग कर लेते हैं जो मेहनती होते हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तकलीफ हो रहा होगा। कोई बात नहीं बच्चों, अब जो हो गया वो हो गया, आगे के पेपर्स पे फोकस करिए। और अभी जो बच्चे क्लास 8 और 9 में है, जो 9 और 10 में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि मैं यहाँ पे मैथ्स का फुल सिलेबस कवर करवाऊंगा ऑनलाइन क्लासेस में ही। ये बेसिक और इंटरमीडिएट तो चलता ही रहेगा, उसके साथ साथ ही क्लास 9 और 10 ICSE स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, CBSE या WB के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ICSE के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे पूरा फुल सिलेबस जो कि ML अग्रवाल के पब्लिश्ड हुए बुक्स को फॉलो करके ही पूरा कंप्लीट करवाऊंगा और आप लोग यहाँ से पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके साथ ही हम लोग का जब फाइनल एग्जाम्स आएगा तो उसके 1 महीना पहले से मैराथन क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे कि अगर कोई बच्चे साल के स्टार्टिंग से यानी कि सेशन के स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किए थे, अगर मिडिल में ज्वाइन किए थे, कुछ छूटा हुआ रहेगा तो मैराथन में उन लोगों का हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।